हेलो बच्चों, नीट महा रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रेणु सिंह यानी आरएनएस मैम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, इस बार हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और दूसरा है मिनरल न्यूट्रिशन, इसका डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। चलो बच्चों, तो देर ना करते हुए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. One set of plant was grown at 12 hours day and 12 hours night period cycle and it flowered. आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई प्लांट 12 आवर डे 12 आवर नाइट में फ्लावरिंग कर रहा है and while in the other set night phase was interrupted by flash of light, यानी आपको ये ध्यान रखना है नाइट फेज में ये इंटरप्ट किससे हो रहा है? फ्लैश ऑफ लाइट से हो रहा है एंड इट डिड नॉट फ्लावर, ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू प्लेस दिस प्लांट? तो बच्चों, ये शॉर्ट डे प्लांट है। कैसे शॉर्ट डे प्लांट है? एक्चुअली वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट. फर्स्ट द लॉन्ग डे प्लांट्स, second the short day plants and the day neutral plant. ये 3 टाइप के बच्चों ये प्लांट्स हैं। इसमें से लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिन्हें लॉन्गर डे लेंथ की जरूरत होती है, मोर देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, उन्हें कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। मींस दे रिक्वायर्ड मोर देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, मोर देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, लाइट क्रिटिकल फोटो पीरियड, इतनी इनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, क्रिटिकल फोटो पीरियड। और सेकेंड होता है शॉर्ट डे प्लांट विच रिक्वायर्ड लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, बट एक्चुअली क्रिटिकल पीरियड इसके लिए होता है लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड, लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड। तो बच्चों, इनको लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड की रिक्वायरमेंट है। इस डार्क पीरियड में अगर इसको लाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो फ्लावरिंग क्या हो जाती है? इनहिबिट हो जाती है। जबकि डे न्यूट्रल प्लांट को किसी भी डे लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब किसी भी डे लेंथ का इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ज्यादा लाइट मिले कम लाइट मिले इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तब भी इसमें फ्लावरिंग होगी। इसका मतलब यह है कि ये बच्चों यहाँ पर डे न्यूट्रल प्लांट है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि शॉर्ट डे प्लांट, बच्चों शॉर्ट डे प्लांट को क्रिटिकल डे लेंथ उसका जो होता है लॉन्ग एंड इंटरप्टेड डार्क पीरियड, इसमें अगर लाइट प्रोवाइड कर दोगे ना तो इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फ्लोरिजन हार्मोन नहीं बन पाएगा और फ्लोरिजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग। ये फ्लावरिंग के लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर? जबकि हम लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए कहते हैं कि अगर उसको नाइट पीरियड में या डार्क पीरियड में लाइट प्रोवाइड कर दी जाए तो उसके तो मजे हैं बच्चों। मजे क्यों हैं? क्योंकि उसको उस समय आपने लाइट प्रोवाइड करी है तो उसमें फ्लावरिंग अर्ली इंड्यूस हो जाती है, क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे हमको लिखना है ये शॉर्ट डे प्लांट है। अच्छा, अब इस लाइट को परसीव कौन करता है? इस लाइट को परसीव करता है बच्चों यहाँ पर फाइटोक्रोम रेड। फाइटोक्रोम रेड है और फाइटोक्रोम फार रेड है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको लाइट पीरियड देखना है। लाइट पीरियड को परसीव करने वाले फाइटोक्रोम्स होते हैं। अगर फाइटोक्रोम्स को आपने मान लीजिए ये रेड लाइट दी, ठीक है, ये रेड लाइट है बच्चों, तो रेड लाइट देने पर क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम फार रेड, और फाइटोक्रोम फार रेड को आपने फार रेड लाइट दी, ये फार रेड लाइट है, फार रेड लाइट। तो इसको फार रेड लाइट देने पर बच्चों क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, यानी ये इंटर कन्वर्जन डे टाइम में फास्ट होता है, क्लियर? और यही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फ्लोरिजन हार्मोन एंड दिस फ्लोरिजन हार्मोन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग, ठीक है? तो बच्चों फ्लावरिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ओके? तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, शॉर्ट डे प्लांट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। Yes, question number 2. Find odd one with respect to tissues developed by the process of redifferentiation. बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए ऑड वन आपको निकालना है, ठीक है? यहाँ फाइंड ऑड वन है, तो यहाँ आपको ऑड वन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? टिश्यूज डेवलप बाय द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन, ठीक है? तो रीडिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, मेनली बच्चों 3 टाइप की होती हैं। एक तो डिफरेंशिएटेड होती है, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड। दूसरा होती है बच्चों यहाँ पे डी डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड, और एक होती है बच्चों यहाँ पे रीडिफरेंशिएटेड, रीडिफरेंशिएटेड।
रीडिफरेंशिएटेड। अब ये तीनों टिश्यूज कौन से हैं, पहले तो हमें ये जानना है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि ये डिफरेंशिएटेड टिश्यूज है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मेच्योरिटी, यानी टिश्यूज क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होकर के। मान लीजिए मैंने कहा ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं बच्चों, ठीक है, तो ये तो केवल टिश्यूज बन गए एंड डिफरेंशिएटेड है। अब इसमें से डिफरेंशिएट होकर के कुछ ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट। तो ये बच्चों डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाते हैं, कुछ मान लो यहाँ पे बनाते हैं जाइलम, कुछ जो है फ्लोएम टिश्यूज बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ पेरेंकाइमेटस टिश्यूज बना लेंगे। यानी यहाँ पर एक ही टाइप की सेल से डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, पेरेंकाइमेटस, एक ही टाइप के सेल से डिफरेंट टाइप के सेल्स का या टिश्यूज का बनना है, ये डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन को एक तरह से हम लोग मान सकते हैं बच्चों ये मेच्योरिटी है, ठीक। यानी सेल डिवीजन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, अगर वो डिफरेंशिएटेड है तो सेल डिवीजन यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ये जो है नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। लेकिन अगर मैं डी डिफरेंशिएशन बोलूं, मतलब रिमूवल ऑफ डिफरेंशिएशन, रिमूवल ऑफ मेच्योरिटी, आप ये लिखेंगे वो सेल्स क्या होती है, किसी रीजन से मेच्योरिटी रिमूव हो गई है, तो रिमूवल ऑफ मेच्योरिटी। बच्चों इंग्लिश के टर्म्स का मैं यूज कर रही हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे जो है इसका एडवांटेज ले सकें। तो आप लोग ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी नोट्स में कि मैम इसमें से जो है वो आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, तो बेटा मैं हिंदी में एक्सप्लेन इससे करती हूँ, या मैं टर्मोलॉजी यूज कर लेती हूँ इंग्लिश में कि आपको भी कन्वीनियंट हो जाए और हिंदी मीडियम के बच्चे भी हमारे एडवांटेज ले सकें। इसका पर्पज सिर्फ इतना है। चलिए हम लोग देखते हैं। डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ मेच्योरिटी। इफ मेच्योरिटी इज रिमूव्ड, इसका मतलब ये है स्टॉप डिवाइडिंग, मतलब ये नॉन डिवाइडिंग है, ज्यादा नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज, ठीक है, ये नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज है बच्चों। तो ये नॉन डिवाइडिंग हो गई, यानी मेच्योरिटी स्टॉप हो गई, मेच्योरिटी हट गई। और अगर मैं रीडिफरेंशिएशन कह दूं तो अगेन मेच्योर, अगेन मेच्योर। और अगर फिर से मेच्योर हो जाती है बच्चों, अगेन मेच्योर, अगर फिर से मेच्योर हो जाए इसका मतलब है दे आर नॉन डिवाइडिंग। अब ये नॉन डिवाइडिंग बन गई है। एक मिनट, डी डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बच्चों डिवाइडिंग। मैंने यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है, डिवाइडिंग, ठीक है। तो यहाँ अब आपको क्या करना है, ये तो बच्चों डिवाइडिंग टिश्यूज हैं, और रीडिफरेंशिएशन का मतलब फिर से डिफरेंशिएट हो गई, मतलब दे आर एक्चुअली द नॉन डिवाइडिंग, ये नॉन डिवाइडिंग है बच्चों। क्लियर। अब आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ जो है यहाँ आप चेक करिए, एक तो टिश्यू दिया है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, so we know that secondary cortex is actually the mature tissue, they are completely differentiated, right? Secondary xylem, this is also differentiated, redifferentiated, because it is formed after the division of वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के डिवीजन के बाद ये फिर से डिफरेंशिएटेड टिश्यू बने, तो रीडिफरेंशिएटेड हो गए ना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स रीडिफरेंशिएटेड हो गए, नॉन डिवाइडिंग है। फैलम भी जो है डिफरेंशिएटेड है, बट फैलोजन ये बेटा डिवाइडिंग है। अगर ये डिवाइडिंग है इसका मतलब ये है कि ये कभी भी रीडिफरेंशिएटेड हो ही नहीं सकती हैं, तो हियर करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 3, mark the odd one with respect to synthetic auxin। ओके बच्चों, सिंथेटिक ऑक्सिन के रिस्पेक्ट में आपको ऑड वन बताना है। चलिए तो मैं यहाँ बताती हूँ। एक ऑक्सिन होता है जो नेचुरल है, प्लांट से आइसोलेट होता है बेटा, ठीक है, दे आर कॉल्ड नेचुरल ऑक्सिन, नेचुरल ऑक्सिन, ओके। और एक होता है बेटा जिसको सिंथेसाइज किया जाता है, सो दे आर कॉल्ड सिंथेसाइज्ड, यानी सिंथेटिक, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। क्लियर। बच्चों यहाँ पे आपको बताना है नेचुरल ऑक्सिन कौन से हैं। एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये सब क्या है बच्चों, नेचुरल है। सिंथेटिक कौन से हैं, 2,4-D एंड 2,4-2,4,5-T, और इसके अलावा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इतना आपको याद रखना है बेटा, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, बाद में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए, तो इसी के रिस्पेक्ट में बताना था। अब देखो इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरल है, बाकी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D 2,4,5-T सब क्या है, सिंथेटिक है। तो आपको करेक्ट आंसर जो करना था वो इंडोल एसिटिक एसिड। क्लियर। तो थर्ड का आंसर बच्चों हो गया ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, ओके। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में ऑक्सिन प्रमोट्स जाइलम डिफरेंशिएशन,
बिल्कुल सही है बच्चों। ऑक्सिन जो है वो डज भाई, ऑक्सिन का अगर आप लोग एप्लीकेशन देखें तो एक तो आप कह सकते हैं यहाँ ये एपिकल डोमिनेंस शो करता है, ठीक है, इट शोज एपिकल डोमिनेंस, इट शोज एपिकल डोमिनेंस। एक आप लोग पढ़ते हैं एपिकल डोमिनेंस बच्चों क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है dominance when apical bud grows and suppress the growth of axillary bud, तो प्लांट क्या होगा? लेंथ में ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। इट प्रिवेंट एब्सेशन। एब्सेशन क्या होता है बच्चों? एब्सेशन होता है डिटैचमेंट ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, इरेडिकेशन ऑफ वीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, वीड्स के इरेडिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। इसके अलावा जाइलम डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन इसको प्रमोट करता है। और इसके अदर कई सारे फंक्शन है, पार्थिनोकार्पिक इंडक्शन है, पार्थिनोकार्पिक इंडक्शन, ठीक है, पार्थिनोकार्पिक इंडक्शन करता है। ये सारे बहुत सारे इसके बच्चों फंक्शन है इस तरह से। और वो अगर मैं ये बोलूँ कि ऑक्सिन जो है लॉजिंग को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट लॉजिंग, बिल्कुल सही है, प्रिवेंट लॉजिंग। तो लॉजिंग होती क्या है बच्चों? लॉजिंग का मतलब होता है बेटा यहाँ पर जब स्टेम बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाए और वीक हो जाए, स्टेम बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाए और वीक हो जाए, उस कंडीशन में बहुत जल्दी वो गिर जाता है, दिस इज कॉल्ड लॉजिंग। अब आपको यहाँ पे सेलेक्टेड इनकरेक्ट फाइंड करना है बेटा। ऑक्सिन प्रमोट जाइलम डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही है। नैप्थेलिन एसिटिक एसिड यूज्ड टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये ओवरकम नहीं करता है बेटा बल्कि इंड्यूस करता है एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को इंड्यूस करता है, ओवरकम नहीं करता। इससे करेक्ट आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? बी। और यहाँ ऑक्सिन हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, बिल्कुल सही है। आपने देखो लिखा है ना, प्रिवेंट एब्सेशन। और एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है, ये ओवरकम नहीं कर रहा है इससे, ठीक है। जाइलम डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ लिखा है, ये भी सही है। ऑक्सिन प्रिवेंट लॉजिंग ऑफ सीरियल्स, तो ऑब्वियसली सीरियल्स की लॉजिंग को प्रिवेंट करता है ये। तो फोर्थ का आंसर जो बच्चों करेक्ट हो जाएगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, फुलिश सीडलिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ फंगस, दिस स्टडी हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स। आपको पता है कि जापानीज फार्मर ने राइस फील्ड में देखा कि कुछ प्लांट एक्सेसिव एलोंगेशन शो कर रहे हैं, लेकिन उनके स्टेम क्या है? काफी वीक है और बहुत जल्दी गिर जा रहे हैं प्लांट, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या कहा? फुलिश सीडलिंग डिजीज, मतलब बेवकूफी वाली डिजीज है ये। और इसी फुलिश सीडलिंग की डिस्कवरी के साथ साथ बच्चों जिब्रेलिन की डिस्कवरी हुई, जबकि साइटोकाइनिन ऑक्सिन एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी इससे रिलेटेड नहीं है बच्चों, क्लियर है। बाद में जो है डिफरेंट साइंटिस्ट है उन्होंने आइसोलेट किया, किसी ने नेमिंग कर दी, ये अलग अलग है, क्लियर है। तो जिब्रेलिन डायरेक्ट आपको लिखना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर बच्चों फिफ्थ का क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वेरी नाइस। चलिए इसको देखते हैं बच्चों क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? डिले लीव सेनेसेंस। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर लीव सेनेसेंस का डिलेइंग पूछे, दो चीज है, लीव सेनेसेंस का डिलेइंग पूछे तब तो साइटोकाइनिन, और आपसे अगर ये पूछा जाए डिलेइंग सेनेसेंस, आपके इंसर्टी ने दिया डिलेइंग सेनेसेंस, दो चीज याद रखिएगा, एक डिलेइंग सेनेसेंस हो रहा है, डिलेइंग सेनेसेंस, तो ये जो है किसके लिए होगा बच्चों? जिब्रेलिक एसिड के लिए होगा। और अगर डिलेइंग लीव सेनेसेंस है तो साइटोकाइनिन के लिए है, करेक्ट है। तो यहाँ आप देखिएगा बच्चों, डिलेइंग लीव सेनेसेंस साइटोकाइनिन बिल्कुल सही है, और हमें नॉट करेक्टली मैच देखना है। इंड्यूस रूटिंग इन ट्विग, ऑक्सिन बिल्कुल सही है। इंड्यूस ग्रोथ इन एक्सिलरी बट, इंड्यूस ग्रोथ इन एक्सिलरी बट ऑक्सिन, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एक्सिलरी बट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस करता है बच्चों साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का फंक्शन है ये जो ऑक्सिन है जैसे एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, तो ये काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस शो करता है, क्लियर है। क्विकली राइपन अ फ्रूट, इथाइलिन, ये तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा सी। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें ऑड वन फाइंड करना था, रॉन्ग फाइंड करना था, और रॉन्ग क्या है? एक्सिलरी बट। साइटोकाइनिन हमेशा जो है वो एक्सिलरी बट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, और एक्सिलरी बट की ग्रोथ को बच्चों अगर ये प्रमोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। तो करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों।
यहाँ देखिए, which of the following statement are correct regarding the type of growth represented by the above diagram? चलो बच्चों, इसको शायद आप लोग पहचान पा रहे होंगे, ये डायग्राम क्या है। ये डायग्राम एक्चुअली अर्थमेटिक ग्रोथ को शो करता है। ठीक है बच्चों, ये जो है यहाँ पर अर्थमेटिक ग्रोथ को शो करता है। अर्थमेटिक ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है? ऐसी ग्रोथ जिसमें सेल्स नंबर में एक एक इंक्रीज हो। अर्थमेटिक में नंबर में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 5 एंड 6। ठीक है, इस तरह से है। यानी एक सेल है, अगर मान लीजिए ये सेल डिवाइडिंग है, तो बच्चों ये सेल डिवाइड होकर के 2 सेल्स बनाएगी। अब क्या होगा? पहली वाली तो मैच्योर हो गई, लेकिन दूसरी क्या है? अभी डिवाइडिंग है। नेक्स्ट अगर ये फिर से डिवाइड हो रही है बच्चों, तो ये दोनों फिर से मैच्योर हो जाएंगी और ये केवल क्या हो जाएगी? डिवाइडिंग हो जाएगी। इस तरह से 1 सेल इंक्रीज होती है बच्चों। ठीक है, तो अब इसको अगर हम देखें यहाँ पे करेक्ट आंसर इसके रिस्पेक्ट में क्या है अर्थमेटिक ग्रोथ के, तो बच्चों यहाँ आपको देखना है, इट इज ऑब्जर्व एट अर्ली स्टेज ऑफ जाइगोटिक डिवीजन कंप्लीटली रॉन्ग। बेटा ये अर्ली स्टेज ऑफ जाइगोटिक डिवीजन के लिए नहीं बनी है। ठीक है, ये अर्ली स्टेज ऑफ जाइगोटिक डिवीजन के लिए बच्चों नहीं बनी है, क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ जाइगोटिक डिवीजन में ग्रोथ कैसी होती है? यहाँ पे जो बच्चों ग्रोथ होती है वो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का मतलब होता है हर सेल डिवाइडिंग है। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, इसकी हर सेल बच्चों क्या है? डिवाइडिंग है। ठीक है, हर सेल डिवाइडिंग का मतलब हो गया ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। इससे स्टेटमेंट रॉन्ग है। नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल रिमेन सेम, ये बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल सेम है। देखो पहले भी डिवाइडिंग सेल 1 थी, फिर 1 रह गई, फिर 1 रह गई, तो नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल तो सेम है ना? तो ये करेक्ट है। इट रिप्रेजेंट रूट ग्रोथ एक्टिव, बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि अर्थमेटिक ग्रोथ का जो हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं ये रूट एंड शूट टिप लिखते हैं। रूट एंड शूट टिप, रूट एंड शूट टिप लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो रूट एंड शूट टिप जो है ये ग्रोथ यहाँ पर शो करती है कैसी? अर्थमेटिक। तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेड बाय एक्सप्रेशन W1 इज इक्वल टू W0 e टू द पावर n। बेटा ये जो है ना, ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को शो करता है। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को शो करता है, अर्थमेटिक ग्रोथ को नहीं। इस ग्रोथ को शो कर रहा है। अर्थमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला बच्चों ऐसे नहीं लिखते हैं आप लोग, है ना? उसका फॉर्मूला होता है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। ये है यहाँ पर अर्थमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला। LT क्या है? ग्रोथ आफ्टर टी टाइम। L0 क्या है? इनिशियल ग्रोथ। R क्या है? ग्रोथ रेट। एंड T गिवन टाइम पीरियड है बच्चों, उस टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ हो रही है ये शो करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अब आप फाइंड करिए, बी और सी है, तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पर डी वाला हो गया। राइट, चलिए तो 7th का आंसर बच्चों हो गया डी। नेक्स्ट आते हैं, यस क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इथाइलिन। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं इथाइलिन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी आपको फाइंड करना है नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर, synthesized in large amounts, कौन? इथाइलिन synthesized in large amount by tissue undergoing senescence। बिल्कुल सही है बेटा, जब सेनेसेंस अंडरगोइंग सेनेसेंस है। देखिए सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ आपको इथाइलिन का जो है थोड़ा सा फंक्शन बता दूं, क्योंकि हमारा पर्पस जो है चैप्टर को रिवाइज करना है। ठीक है, अब इथाइलिन के बच्चों फंक्शन क्या होते हैं? बच्चों इथाइलिन का फंक्शन होता है जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि जो इथाइलिन होता है वो एक तो राइपनिंग हार्मोन है, तो ऑब्वियसली ये क्या करता है? राइपनिंग को इंड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद सीड, इसके बाद आप ये लिख सकते हो जर्मिनेशन को प्रमोट करता है बच्चों, प्रमोट्स जर्मिनेशन। ठीक है, किसमें जर्मिनेशन करता है? जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स। पीनट मतलब मूंगफली, पीनट सीड का जो है इसमें जर्मिनेशन करता है। और पोटैटो ट्यूबर है बच्चों, पोटैटो ट्यूबर है। पोटैटो ट्यूबर में भी जो है ये जर्मिनेशन को, उसके बड्स को जर्मिनेट करता है। ठीक है, ठीक है, इंड्यूस जो है सेनेसेंस और एब्सिशन इंड्यूस करता है, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स है। इंड्यूस सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब होता है बच्चों एजिंग, ये एजिंग को प्रमोट करता है। और एब्सिशन, एब्सिशन क्या होता है बच्चों? एब्सिशन होता है एब्सिशन, एब्सिशन।
ठीक है, एब्सेशन। तो बच्चों ये एब्सेशन मतलब डिटैचमेंट ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट इन प्री मैच्योर कंडीशन, इसको जो है ये प्रमोट करता है। ठीक है, ये थोड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स है। इनिबिट इनिबिट रूट इलोंगेशन, रूट की इलोंगेशन को इनिबिट करता है बेटा, लेकिन साथ साथ आपको ये ध्यान देना है, इंड्यूस इंड्यूस लेटरल रूट ग्रोथ, लेटरल रूट ग्रोथ की इनको जो है ये प्रमोट करता है, लेटरल रूट ग्रोथ, यानी इलोंगेशन को रोकेगा बच्चों, लेकिन लेटरल ब्रांचिंग जो डेवलप हो रही वो डेवलप होगी, तो लेटरल रूट ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ, और इसमें भी बेसिकली बच्चों अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ रूट हेयर का फॉर्मेशन, रूट हेयर रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है बेसिकली। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों इथाइलिन जो है फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। फ्लावरिंग किस में करेगा ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्लावरिंग इंड्यूस करता है पाइनएप्पल एंड मैंगो, पाइनएप्पल एंड मैंगो, पाइनएप्पल और मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। और इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है कि पाइनएप्पल और मैंगो में ये फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। ठीक, और इसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सेज और भी देता है, जैसे कुकरबिट्स होते हैं, तो उसमें आपको कुकम्बर, उसमें फीमेलनेस को इंड्यूस करता है, मतलब फीमेल फ्लावर का इंडक्शन करता है। तो आप लिखेंगे फीमेल फ्लावर इंडक्शन, फीमेल फ्लावर इंडक्शन, इंडक्शन इन कुकम्बर, कुकम्बर, कुकम्बर में जो है ये खीरा कहते हैं जिसको बच्चों, या कई बार आपको एनसीईआरटी ने हिंदी में ककड़ी दे रखी है, लेकिन उसमें ये फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करके उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है बच्चों? क्योंकि जो फीमेल फ्लावर होता है अगर उसका नंबर ज्यादा होगा तो उतने ही ज्यादा फ्रूट बनेंगे, और ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। यह कि अगर मैं ये बोल दूं मेल फ्लावर को इंडक्शन होता है, तो मेल फ्लावर में पॉलन बहुत सारे बनते हैं एक एंथर के अंदर, तो फीमेल फ्लावर को की ग्रोथ को अगर, या फीमेल फ्लावर को ही ज्यादा नंबर में इंक्रीज कर दे बच्चों, तो ये जाकर के वहां पर जो है आपको ये बताना है ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। इसका पर्पस केवल इतना है कि ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, राइट। चलिए, तो अब इसके रिस्पेक्ट में बच्चों अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हमें नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट क्या है? सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, बिल्कुल सही है। एनहेंस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बिल्कुल सही है बच्चों। ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यहाँ देखिए ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट में क्या होता है? starch is converted into sugar, starch is converted into sugar, and we know that sugar is a respiratory substrate, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है बच्चों। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इंक्रीज होते ही अपने आप जो है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली रेस्पिरेशन रेट जो है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करता है, इसे जो है यहाँ पर क्लाइमैक्टिक फूड करते हैं, और क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं इसको। क्लियर? तो ये भी सही है। ब्रेक डाउन डोरमेंसी इन पीनट, बिल्कुल सही है। देखो मैंने कहा था ना पीनट में फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा है, ऑब्वियसली डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है बच्चों। प्रमोट्स मेल फ्लावरिंग कुकम्बर, बस यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मेल नहीं होना चाहिए था, फीमेल फ्लावर का इंडक्शन है कुकम्बर में। क्लियर है बच्चों? इससे जो यहाँ एट्थ का आंसर होगा बच्चों, करेक्ट वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, फाइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फाइटोक्रोम फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही है। सीड जर्मिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही है। ट्रांसपिरेशन से फाइटोक्रोम्स का कोई लेना देना नहीं है। इससे आप करेक्ट जो आंसर करेंगे बच्चों यहाँ पर डी आंसर, क्योंकि ए भी करेक्ट है, फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, आप जानते हो फाइटोक्रोम फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। फाइटोक्रोम एक्चुअली इट इज रिलेटेड विद, फाइटोक्रोम इज रिलेटेड विद, आपने एक टर्म बच्चों यहाँ पे पढ़ी होगी कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करना, ये जो है यहाँ पर एक टर्म आप लोगों ने शायद पढ़ी है। इसमें जब फाइटोक्रोम्स हैं इनको लाइट दी जाती है, तो करेक्ट फोटो पीरियड मिलते ही ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है ना। तो यहाँ पर आपको फाइटोक्रोम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताना है। फ्लावरिंग तो है ही है, उसके साथ साथ अदर फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है, सीड जर्मिनेशन हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, अदर जो भी प्रोसेस चल रही सबको फाइटोक्रोम जब करेक्ट लाइट मिलती है तभी इसको इम्पैक्ट करता है और इसको प्रमोट कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, ये रिलेटेड किससे हो गया? फोटो पीरियोडिज्म, इसे कहते हैं बच्चों फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है,
तो फोटो पीरियोडिज्म से ये क्वेश्चन था। फोटो पीरियोडिज्म ये शो करता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट on the plants, या how plant respond against the relative length of the day and night. This is called photoperiodism. तो ये बेटा केवल फ्लावरिंग नहीं है, फ्लावरिंग तो एक्सपोज हो रही है, लेकिन इसके अलावा अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करता है, जैसे फ्लावरिंग हो गया, सीड जर्मिनेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सारी चीज। इससे आंसर डी करेक्ट है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों यहां पर देखिएगा, प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑल द अबव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो बच्चों आपको ये बताना है किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के फंक्शन से ये रिलेटेड है, राइट। तो अब स्टेटमेंट पढ़ो आप, क्या है, प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये तो बच्चों यहाँ सीखे यानी साइटोकाइनिन का है। ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, कंफर्म है 100% साइटोकाइनिन, ठीक। लेटरल शूट ग्रोथ, ऑब्वियसली ये भी जो है साइटोकाइनिन है। रूट ग्रोथ अगर लेटरल होती तो आपको इथाइलिन लिखना था, राइट। तो ये साइटोकाइनिन का हो गया। ऑब्वियसली स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, साइटोकाइनिन। सारे स्टेटमेंट है बच्चों, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको। साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है बच्चों, साइटोकाइनिन का जो फंक्शन होता है, जो बच्चे हमारे थोड़ा सा भूल रहे हैं वो ये देख सकते हैं। देखिए साइटोकाइनिन में बच्चों इसका जो फंक्शन है, पहली बात तो काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, इसका जो फंक्शन है वो है काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस को काउंटरएक्ट करता है, मतलब लेटरल शूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक। दूसरा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन मतलब न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में मूव कराने का काम करता है ये, तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन हो गया। इसीलिए हार्मोन से रिलेटेड है, तो इसको कहते हैं हार्मोन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, एचएमटी वॉचेस पहले आती थी, उससे हार्मोन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट आपको कहना है बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद मॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स, मॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स, मॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्सेस क्या है बच्चों, मॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्सेस आपको देखना है कि ये जो है यहाँ पर अगर साइटोकाइनिन अपॉन ऑक्सिन का रेशियो देखा जाए, ठीक, साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा हो तो ये शूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, अगर ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा होगा और साइटोकाइनिन लो होगा तो बच्चों ये रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स। इसके अलावा ये फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग इंडक्शन इन शॉर्ट डे प्लांट अंडर लॉन्ग डे कंडीशन, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है एडवर्स कंडीशन में कौन, साइटोकाइनिन, और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है बच्चों जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा जो है मेन बच्चों यही है जो आपसे पूछे जाते हैं, और ये जो है डिलेइंग लीफ सेनेसेंस एक आपको याद रखना है, डिलेइंग लीफ सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, इसीलिए जो है बच्चों यहाँ पर जो टबैको पिथ कल्चर इसका बायो एसे है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो गया, देखो ये भी सही है, साइटोकाइनिन आ गया करेक्ट। तो 10th का आंसर है बच्चों डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 11th। बच्चों 11th में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से आपको ये बताना है बेटा कि इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। इंडोल एसिटिक एसिड सेल वॉल इलोंगेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। अगर सेल की ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन प्लस सेल इलोंगेशन दोनों फंक्शन है ऑक्सिन का, ठीक है, और सेल इलोंगेट होगी तो ऑब्वियसली सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होगा, नई वॉल भी बनेगी, तो बिल्कुल सही है। बी देखिए एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर, जितने भी बच्चों नेगेटिव रिस्पॉन्सेस हैं वो सारे इथाइलिन सॉरी एब्सिसिक एसिड देता है, स्टोमेटल क्लोजर करता है, इसके अलावा ग्रोथ को इनिबिट करता है, सीड की डोरमेंसी क्रिएट कर देता है, बड्स हैं इन सब की डोरमेंसी क्रिएट कर देता है, और इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है, बहुत सारे नेगेटिव रिस्पॉन्सेस देता है। बट टू ये प्लांट के वेलफेयर में होता है कि उसको सपोर्ट करता है एडवर्स कंडीशन से ओवरकम करने के लिए, क्लियर है। तो ये इसके फेवरेबल भी है। चलिए जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल, तो बच्चों ये जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। तो इसमें 11C
ये आंसर आ जाएगा क्योंकि जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल नहीं करता है बेटा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी लीफ फॉल कराती है, या फिर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है बच्चों इथाइलिन का, है ना, इथाइलिन। और दूसरा फंक्शन ये एब्सिसिक एसिड का है, एबीए, इसका है। ये कभी जिब्रेलिक एसिड का बच्चों नहीं होता। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर 11th का हो गया सी। बिल्कुल क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते चलिए बच्चों, आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन थ्योरी केवल पढ़ते रहोगे तो कभी भी आपका रिवीजन भी कंप्लीट नहीं होगा और आपकी प्रिपरेशन भी अप्रोप्रिएट नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में, द एन्युलर एंड स्पाइरल थिकन्ड कंडक्टिंग एलिमेंट जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम व्हेन द रूट और स्टेम इज मैच्योरिंग। ये आपको देना है, सॉरी, ये जो है आपको देना है मैच्योरिंग। क्यों मैच्योरिंग कहना है बच्चों? डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस क्या है? मान लीजिए कि एक बना कैलस, राइट? कैलस क्या होता है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स वेयर सेल्स और टिश्यूज आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक, लेकिन अब इसका जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो रही है बच्चों, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है बच्चों। अब अगर ये डिफरेंशिएट हो जाती है बच्चों, तो डिफरेंशिएट होने के बाद मान लीजिए एक ने बनाया जाइलम, ठीक, एक ने बनाया फ्लोएम, और एक ने बना दिया यहाँ पे पैरेन्काइमा। ठीक है, मतलब एक ही टाइप की पैरेन्काइमा एक ही टाइप की सेल से जो है, हाँ ये हो गया बच्चों पैरेन्काइमा। ठीक, एक ही टाइप की सेल्स है और वो डिफरेंट टाइप के सेल्स जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा बना रहा है। अब अगर मैं कहती हूँ उसका मैच्योरेशन हो रहा है बच्चों, ये मैच्योर हो रही है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा इस स्टेज को कि ये स्टेज इसकी क्या है? मैच्योरेशन है। ठीक है, ये मैच्योरेशन है। तो मैच्योरेशन में होगा क्या? मैच्योरिटी पे जाइलम में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, ये लिग्निफाइड हो जाएंगे बच्चों, ये क्या हो जाएंगी? लिग्निफाइड हो जाएंगे। क्लियर? फ्लोएम में क्या होगा? न्यूक्लियस डिसअपियरेंस। सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब में क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूक्लियस डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। ठीक, और पैरेन्काइमा क्या होता है? मैच्योर सेल्स होती हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं होंगी। तो ये तो मैच्योरेशन हो गया कि भाई जाइलम बनना है तो लिग्निफाइड हो गए ट्रैकिड वेसल्स। अगर फ्लोएम बनना है तो सीव ट्यूब में न्यूक्लियस मैच्योरिटी पे आप जानते हो डिसअपियर हो जाता है, और पैरेन्काइमा मैच्योर होकर के डिवीजन स्टॉप कर देंगे। क्लियर? तो ये मैच्योरेशन है। डिफरेंशिएशन तब होता है जब मैच्योरेशन नहीं दिया जाता है। तो डिफरेंशिएटिंग के कंपैरेटिवली मोर एप्रोप्रिएट आंसर विल बी मैच्योरिंग। तो 12th का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 13 देखते हैं बच्चों। 13 है, what cause a green plant exposed to light on only one side to bend towards the source of light as it grows? बच्चों मान लीजिए यहाँ पर कि एक स्टेम है, सपोज ये एक स्टेम है, और अगर जिस साइड से इसको लाइट मिलती है उस तरफ उसकी क्या हो जाती है? बेंडिंग, है ना? तो आप ये मान लीजिए कि जो लाइट मिल रही है वो लाइट यहाँ से मिल रही है, ऐसे। तो ये लाइट मिलते ही इस तरफ ये बेंड हो गया। इसका रीजन क्या हो सकता है बच्चों? इसका रीजन होता है कि यहाँ पर जिधर लाइट पड़ रही है इस तरफ क्या होता है? ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। क्यों? कुछ अमाउंट में बच्चों ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन बैक साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो इधर ऑक्सीजन कम है। जबकि इधर अगर हम लोग देखें तो इधर बच्चों ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा। एक तरफ ऑक्सीजन कम, एक तरफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है। तो आपको ये बताना है मोर द ऑक्सीजन इट सपोर्ट मोर ग्रोथ, ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है, और जिधर ऑक्सीजन कम है बच्चों उधर ग्रोथ क्या होगी? लेस ग्रोथ होगी। यही तो चीज है, देखो इधर ये ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, इधर ऑक्सीजन कम है, ये ऑक्सीजन जरा सा है, ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। तो जिधर ऑक्सीजन कम था लेस ऑक्सीजन लेस ग्रोथ एंड मोर ऑक्सीजन मोर ग्रोथ। बस इसी के रेस्पेक्ट में बच्चों आपको आंसर करना है। तो यहाँ देखिए, ग्रीन प्लांट सीक लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉपिक, ये कोई स्टेटमेंट हुआ? लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट सेल ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। रीजन मैंने आपको बता दिया है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड। देखो शेडेड साइड है ये, यहाँ एक्यूमुलेट हो गया है। स्टिमुलेट्स ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर, बिल्कुल सही है। मोर ऑक्सीजन मोर ग्रोथ है, सपोर्ट कर रहा है।
तो 13 का करेक्ट आंसर बच्चों सी होगा। डी क्यों रॉन्ग है? ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का बच्चों ग्रोथ से क्या लेना देना है? फूड बन रहा है, इतने लंबा लॉजिक लगाए, डायरेक्ट लाइट का इफेक्ट पड़ता है यहाँ। इससे करेक्ट आंसर 13 का बच्चों हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है। वन हार्मोन हेस्टेंस, वन हार्मोन हेस्टेंस मेच्योरिटी पीरियड। ठीक है, एक हार्मोन तो मेच्योरिटी पीरियड को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपको पता है ये फंक्शन जिब्रेलिक एसिड का है बच्चों, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड पाइनस में मेच्योरिटी को अर्ली प्रोवाइड करके वहां पर सीड प्रोडक्शन को प्रमोट करता है अर्ली। तो ये फंक्शन किसका हो गया? ये फंक्शन हो गया बच्चों जिब्रेलिक एसिड का। ठीक है, तो यहां तो आप जिब्रेलिक एसिड लिख दो। इन जुवेनाइल कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन कौन करता है? जाइलम डिफरेंशिएशन करता है बच्चों ऑक्सिन, ये भी दिया हुआ है। एंड व्हाइल द थर्ड हार्मोन इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस स्ट्रेस, डिफरेंट स्ट्रेस के लिए जो है ये टॉलरेंस देता है। इसका मतलब ये हो गया एब्सिसिक एसिड, राइट? So three statements are given here. The first one, Heston's maturity period in juvenile control to produce early seed production in pinus. Actually, this is a function of gibberellic acid. And the second point, which is given, xylem differentiation, which is actually the function of auxin. And the third one, where it provides tolerance against the various stresses. So this is the function of, that abscisic acid, and that's why this abscisic acid is also known as stress hormone, जिसपे कई बार क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुए हैं। क्लियर है? तो अब हमको यहाँ से चेक करना है करेक्ट आंसर जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो आंसर हो गया बेटा इसका सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस बच्चों, यहाँ पे देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम वन विद कॉलम सेकेंड। ओके, अब आपको ये मैचअप्स करने हैं यहाँ पर। इथीफॉन, बेटा इथीफॉन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज एथाइलिन है, जो यहाँ फ्रूट में रेडनिंग इंड्यूस करता है। दूसरा है टर्पीन्स, विच इज द प्रिकर्सर ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ओके, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। जियाटिन, जियामेज में जो साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ उसको कहते हैं जियाटिन, उसके नाम पर। तो ये साइटोकाइनिन का टाइप है। और इंडोल एसिटिक एसिड ऑब्वियसली नेचुरल ऑक्सीजन है, जैसा हम लोगों ने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हमें फाइंड करना है। ए का सेकंड देखो, बी का फर्स्ट भी कॉमन है। अब यहां से हमें दोनों आंसर मिल जाएगा। सी वाला क्या है बच्चों? फोर्थ। बच्चों इसको करने का तरीका क्या है, जल्दी से सुनो। ए का सेकंड दो में आ रहा है, फिर आगे देखो बी फर्स्ट दोनों में आ रहा है, नहीं चेक करना है। सी का देखो, सी थर्ड है, जियाटिन कंफर्म कर देगा कौन सा आंसर होगा, जियाटिन फोर्थ। ऑब्वियसली यहाँ जो करेक्ट आंसर आ गया बच्चों, ये आएगा यहाँ पर बी। चलिए, तो 20 का बच्चों जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि ये मैच कर रहा है यहाँ पर। तो 15 का बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, यहाँ से मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट है और मिनरल न्यूट्रिशन के कुछ हम लोग यहाँ से जो है देखते चलेंगे। फंक्शंस भी क्या है। विच ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर नॉर्मल प्लांट? देखो, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हम लोगों को पता है बच्चों। मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स आपने सुन रखा होगा। मैक्रो एलिमेंट्स, ध्यान से देखिएगा। मैक्रो एलिमेंट्स क्या किसे कहते हैं बच्चों? मैक्रो एलिमेंट्स, ये डेफिनेशन आपको दी गई है। विच इज रिक्वायर्ड मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी। 10 मिलीमोल पर केजी जो रिक्वायर्ड है उन्हें हम कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। तो मैक्रो एलिमेंट्स बच्चों इसमें है क्या, आपको याद रखना है ये। अब आप देखो मैंने कैसे याद किया है, इसको पढ़ोगे बच्चों चॉपकंस, CHOPKN लिखना है, एन में लिखना है, यहाँ पे छूट गया है। चॉपकंस, ये है आपको पढ़ना है बच्चों। चॉपकंस कैमिक, चॉपकंस कैमिक, चॉपकंस में सारा प्रोनाउंस हो रहा है चॉपकंस, CHOP चॉप, कंस KNS, चॉपकंस कैमिक, ये मैक्रो एलिमेंट है। और इसके सिवा जो बच्चों बचा है वो क्या हो गया, माइक्रो एलिमेंट। ठीक, तो माइक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कैल्शियम होता है, कैल्शियम तो दिया ही हुआ है। माइक्रो एलिमेंट्स हम लोग बात करें बच्चों, कॉपर है, क्लोरीन है, मैग्नीज है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, बोरॉन है ना, बहुत सारे, आयरन है, ये सब माइक्रो एलिमेंट्स है। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं, देखो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब रिक्वायर्ड है। आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन। बच्चों लेड, ये देखो, इसे क्या कहते हैं, इसे बच्चों ये जो है टॉक्सिक है। ठीक है, ये टॉक्सिक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है इसको।
है ना, ये टॉक्सिक है। कुछ एलिमेंट डायरेक्ट टॉक्सिक होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, है ना, ये डायरेक्ट टॉक्सिक है, मरकरी है। और इसके अलावा बच्चों आयोडीन, आयोडीन सब में नहीं होता, जो आयोडीन कुछ ही प्लांट्स में पाए गए हैं। सोडियम उन प्लांट्स में होते हैं जो हेलोफाइट्स होते हैं, यानी सेलाइन कंडीशन में ग्रो करते हैं, उनमें है। तो हर में जरूरी नहीं है। इससे करेक्ट आंसर बच्चों सी है, नॉट एसेंशियल, जो एसेंशियल नहीं माने गए हैं। मैग्नीशियम, आयरन, मॉलिब्डेनम सब एसेंशियल है। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलो बच्चों 16 का आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन अ प्लांट नीड्स, फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन प्लांट्स को क्या रिक्वायर्ड है? तो बच्चों ये देखना आप, आयरन, कैल्शियम एंड लाइट। आयरन की इसको कोई रिक्वायरमेंट अगर हो भी रही है तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ कैल्शियम नहीं होगा। यहाँ देखो आयरन, मैग्नीशियम एंड लाइट, ये बिल्कुल सही है। लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है और मैग्नीशियम इसका एसेंशियल कंपोनेंट है बच्चों। अगर आपको याद हो तो सेंटर में इस तरह से हम लोग बनाते हैं मैग्नीशियम, राइट। और साइड में जो है इसके क्या होती है, 4 पायरोल रिंग्स होती हैं बच्चों, है ना। 4 जो है इसमें क्या होती है, पायरोल रिंग्स होती हैं। 4 पायरोल रिंग्स है बच्चों ये। तो ये जो है यहाँ पे 4 पायरोल रिंग्स हो गई इस तरह से। पायरोल रिंग क्या होती है? एक्चुअली दे आर 5 मेंबर्ड रिंग इन विच 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। तो यहाँ कहते हैं इसको पायरोल रिंग। तो ये हो गई इसकी पायरोल रिंग। ठीक है, ये पायरोल रिंग है बच्चों। पायरोल रिंग में क्या होता है? पायरोल रिंग में आपको बताना है, इसमें 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन है। ये पायरोल रिंग है। तो सेंटर में मैग्नीशियम हो गया, लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन, लाइट और आयरन इसमें सपोर्ट करता है। क्लियर है? तो बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आप चेक करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 में है, मिनरल सॉल्ट्स व्हिच आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल आर इन द फॉर्म ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बच्चों ज्यादातर जो मिनरल सॉल्ट्स एब्सॉर्ब होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इससे बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में। क्यों? सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड हो गया, सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड हो गया बच्चों, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपको देखना है ये क्या करेगा, यहाँ एक्स ऑस्मोसिस करेगा। एक्स ऑस्मोसिस, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक्स ऑस्मोसिस करता है, ठीक है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, क्योंकि इसके थ्रू जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है बच्चों। आयंस का एब्जॉर्प्शन मोस्टली जो है आपको बताना है वो कैसा होगा, एक्टिव। लेकिन जो मिनरल सॉल्ट्स है वाटर में डिसॉल्व है, उनका मोस्टली जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, इससे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के थ्रू होगा। करेक्ट है। डाइल्यूट नहीं, वेरी डाइल्यूट लिखना पड़ेगा, तभी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वाटर उसे रिक्वायर्ड है और उसके साथ साथ डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं बच्चों। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन विल बी करेक्ट। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपने देख ही लिया है, ये रॉन्ग हो गया। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ठीक ठीक है, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट अप्रोप्रिएट। और वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तो एकदम रॉन्ग हो गया। बच्चों आपको लास्ट तक ऑप्शन पढ़ना, हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन सही हो, तो द फोर्थ विल बी मोर अप्रोप्रिएट। इससे लास्ट तक ऑप्शन जरूर पढ़िए, ज्यादातर बच्चे गलतियां यही करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 आप देखें, विच इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल क्या है? बोरॉन, कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम, क्योंकि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम बच्चों इसके लिए रिक्वायर्ड है ना। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है ये है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो बच्चों ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये एक्चुअली यहाँ पर आयरन, मॉलिब्डेनम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ठीक है। आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये। तो ये एक्चुअली नाइट्रोजनेज एंजाइम है, तो ऑब्वियसली एसेंशियल एलिमेंट क्या हो गया, मॉलिब्डेनम। क्लियर है बच्चों? चलिए बी हो गया आंसर 19 का। नेक्स्ट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 20। ओके 20 देखते हैं बच्चों। 20 में क्या है, जल्दी से मैचअप्स है। मैग्नीज है, जिंक है, बोरॉन है, मॉलिब्डेनम है। लिटिल लीफ डिजीज जानते हो कैसे इसे याद करते हैं? जिंक से। एक मिनट बेटा, इसको जिंक से याद करते हैं। जिंक, अगर जिंक डेफिशिएंट हो गई तो लीफ भी जरा सी हो जाएगी। जिंक जरा सा बना देता है लीफ को, अगर कम हो जाए तो लिटिल लीफ डिजीज याद रखना। मैग्नीज, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, आपको पता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए डिफरेंट और जो एलिमेंट है वो रिक्वायर्ड है, उसको अभी मैं बताती हूँ। बोरॉन, बोरॉन बच्चों स्टाउट एक्सिस, मतलब एक्सिस को मोटा करके ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है। और मॉलिब्डेनम आपको बताया था अभी, नाइट्रोजनेज एंजाइम का फंक्शन है, उसका मेन कंपोनेंट है। तो देखो मैंने अभी अभी बच्चों यहाँ पे लिखा कि ये आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है, मैं दोबारा इससे लिख रही हूँ, जिन बच्चों को जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इससे दोबारा मुझे लिखना पड़ रहा है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट रिक्वायर्ड है बच्चों? एक तो मैग्नीज रिक्वायर्ड होती है Mn2+ आयनिक फॉर्म में, दूसरा यहाँ रिक्वायर्ड है बच्चों कैल्शियम, और तीसरा रिक्वायर्ड है क्लोराइड आयंस। ठीक है, ये आपसे कई बार नीट में पूछा गया है। ठीक है, नीट में ये क्वेश्चन भी बेटा कई बार नीट में आया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो यहाँ पर जिंक, जिंक लिटिल लिप डिजीज आपको डायरेक्ट याद करना है, और बोरॉन स्टाउट एक्सिस डायरेक्ट याद करना है। तो करेक्ट आंसर इसमें देखिएगा क्या है, फर्स्ट का सी है। देखो ये दोनों आंसर तीनों हो गए। सेकंड में देखो वेरिएशन आ रहा है, ऑब्वियसली बी होगा ही होगा। जिंक का ए है, सेकंड का ए, तो सेकंड का ए, फर्स्ट का अगर सी है और उसके साथ सेकंड का ए है ना, फर्स्ट का सी, ये दोनों है, इसमें कहीं सेकंड का ए नहीं आ रहा है। इसका मतलब बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 20 का बी, राइट। तो 20 का करेक्ट आंसर बच्चों हो गया बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन को आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, इसको भी ध्यान से सुनते चलिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ अनलस इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्रैंकिया। ये क्वेश्चन भी बेटा नीट में कई बार आपसे पूछा गया है ना। फ्रैंकिया क्या है? फ्रैंकिया तो ये क्या है? फ्रैंकिया एक्चुअली फिलामेंटस बैक्टीरिया है। फ्रैंकिया, फ्रैंकिया क्या है बच्चों? फ्रैंकिया जो है ये फिलामेंटस, फिलामेंटस बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज का है। फिलामेंटस फिलामेंट लाइक है, और इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में है। ठीक है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में जो है ये नाइट्रोजन का बच्चों फिक्सेशन करता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है बच्चों। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन ये फिलामेंटस बैक्टीरिया फ्रैंकिया जो है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में करता है। तो फ्रैंकिया करेक्ट है बेटा, नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों। यस 22 में देखिए टॉक्सिसिटी ऑफ ए, ये एक्चुअली फिलिप्स है यहाँ पर। टॉक्सिसिटी ऑफ ए अफेक्ट्स द एक्टिविटी एंड अपटेक ऑफ बी। बच्चों ए किसकी टॉक्सिसिटी हो रही है? आप लोगों ने पढ़ा है मैग्नीज, है ना, क्योंकि मैग्नीज क्या है भाई? टॉक्सिसिटी की डेफिनेशन क्या है? टॉक्सिसिटी डायरेक्ट टॉक्सिक एलिमेंट्स तो है ही है। मान लो मैं ये कह दूं टॉक्सिक एलिमेंट है, वो तो टॉक्सिसिटी कर ही रहे हैं, है ना, टॉक्सिक एलिमेंट्स। तो कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट्स है जो टॉक्सिसिटी करते हैं? जैसे मरकरी हो गया, ठीक, सिल्वर हो गया, इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया, और लेड हो गया। ये जो है बच्चों डायरेक्ट टॉक्सिक एलिमेंट है जो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रो एलिमेंट है ना, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं बच्चों। ये माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं जब हायर अमाउंट में होंगे, हायर अमाउंट, ठीक, तो अगर ये हायर अमाउंट में होंगे तो भी बच्चों ये टॉक्सिक एलिमेंट होंगे। और किसकी डेफिशिएंसी कॉज करते हैं? इट कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ, it causes the deficiency of iron, calcium and magnesium। इनकी deficiency cause करते हैं, means concentration of those element is also called toxic या may be toxic which reduces the weight of an organism by about 10%। मतलब एटलीस्ट 10% तक वेट रिड्यूस कर दे तो आप समझ जाओ टॉक्सिक है भाई। कोई चीज अगर हमें हार्म कर रही है, हमारे टॉक्सिक है, तो हम लोग क्या करते हैं? बीमार होने लगते हैं ऑब्वियसली। सबसे पहले बच्चों से वेट रिड्यूस होता है। तो अगर वेट रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब ये है वो टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। तो जो भी, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट एलिमेंट ही टॉक्सिक हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी चीज का हायर अमाउंट भी टॉक्सिक हो जाता है। हाइपर कैल्सीमिया आपने सुन रखा है ना। या मैं अगर जो है इसका थायराइड की बात करूं या शुगर की बात करूं, तो हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ये सब भी आपने सुन रखा है। यदि एलिमेंट का भी वेरिएशन आ जाए अमाउंट में तो भी वो टॉक्सिक हो सकता है। और यहाँ हमने दिया है मैग्नीज का। इससे रिलेटेड आपको आंसर चेक करना है। देखो फर्स्ट में तो आ जाएगा मैग्नीज, ये दोनों आंसर है। अब मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेटा जिंक नहीं है यहाँ। मैग्नीशियम और आयरन तो बिल्कुल सही है। इससे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 22 का सी होगा, क्योंकि यहाँ पर जिंक गलत है। ठीक है, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन जिंक तो रॉन्ग है ना। इससे करेक्ट आंसर 22 का बच्चों क्या होगा? सी। अब आपने ऑप्शन अगर ए बी तक, मैग्नीशियम कैल्शियम तक पढ़ लिया तो भी आप रॉन्ग कर जाओगे, जिंक आपने नहीं ध्यान दिया। ठीक, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23। बच्चों 23 में भी देखिए
That deficiency of micronutrients not only affects the growth of plants but also vital functions such as photosynthetic mitochondrial electron flow. Among the list given below, which group of three elements, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट shall affect most of the both photosynthesis को भी अफेक्ट करे और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को भी, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लाइट रिएक्शन भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसको अफेक्ट करे। चलो देखते हैं बच्चों इसमें सबसे पहले आता है कॉपर, मैग्नीज और आयरन। बेटा यही आंसर सही है। कैसे सही है? कॉपर किसका कंपोनेंट है मैं यहाँ बताती हूँ, मैग्नीज किसका है ये बताती हूँ, और आयरन किसका है ये बताती हूँ साथ साथ। चलिए देखते हुए चलिए बच्चों मेरे साथ बने रहिए। कॉपर जो है वो किसका एलिमेंट है? साइटोक्रोम ए और A3 का। किसमें है? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेस्पिरेशन में है, याद आ गया होगा आपको। इसके अलावा बच्चों यहाँ फोटोसिंथेसिस में अगर हम लोग देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में अगर आपको याद हो तो प्लास्टोसाइनिन ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है ना, दोनों में आ गया। चलिए मैग्नीज, मैग्नीज की बात करते हैं बच्चों। ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का मेन एक्टिवेटर है। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसका मेन एक्टिवेटर है। ETS में डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम मतलब ये कहाँ पर होगा बच्चों? ये होगा आपको बताना है उसमें TCA में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। और अगर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए ले लें तो मैग्नीज कहाँ पर था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना, वाटर स्प्लिटिंग के लिए था, वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग के लिए था बच्चों। आयरन की बात करें तो आयरन कहाँ था? साइटोक्रोम दोनों जगह था, है ना। साइटोक्रोम यहाँ भी है, आपको पता है साइटोक्रोम B6F3 यहाँ है ना, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 एंड F3 यहाँ पर हो गया। और यहाँ साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम B, C1, C, A और A3, ये है साइटोक्रोम B, C1, साइटोक्रोम B, C1, ये C1 है, C1, C, A, A3, इन साइटोक्रोम का भी ये कंपोनेंट है। इससे करेक्ट आंसर कॉपर, मैग्नीज एंड आयरन आएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। यस, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों यहाँ पर। चलिए यहाँ देखते हैं, स्टडी द साइकिल शोन बिलो, स्टडी द साइकिल शोन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच गिव्स द करेक्ट वर्ड फॉर ऑल द 4 ब्लैंक्स A, B, C, D। बच्चों A क्या हो सकता है यहाँ पर? चलो यहाँ देखते हैं बच्चों A क्या हो सकता है। A यहाँ पर आप देखो नाइट्रेट है बेटा, ये नाइट्रेट है, और नाइट्रेट से ये वापस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाए तो क्या होता है यहाँ पर? डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, है ना, तो डीनाइट्रिफिकेशन आ जाएगा। सी देखो अपटेक बाय प्लांट्स है, तो यहाँ आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है प्लांट बायोमास, ठीक है, प्लांट बायोमास है। और उसके बाद ये एनिमल बायोमास में ट्रांसफर हुआ। जो भी एलिमेंट है अगर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर एनिमल्स हैं, तो इसको क्या देते हैं? एनिमल बायोमास, ठीक, तो एनिमल बायोमास में हो गया। इसके बाद बी है बच्चों, जो भी डिगिंग बायोमास है उसमें अमोनिफिकेशन, यानी कुछ माइक्रोब्स हैं जो अमोनिफिकेशन करते हैं, अमोनिफिकेशन, ठीक, तो ये अमोनिफिकेशन हो गया। तो अमोनिफिकेशन है, अमोनिफिकेशन के लिए आपको पता है डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस माइकोइड, बैसिलस रेमोसिस, बैसिलस वल्गैरिस। ये सब डेड ऑर्गेनिक मैटर जो भी एनिमल्स एंड डेड हैं उनके प्रोटीन्स को पहले कन्वर्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर अमाइनो एसिड में, और देन फाइनली अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है, एक अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन, इन दोनों में थोड़ा सा बच्चों को डाउट होता है। और दूसरा बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को डाउट होता है। और एक टर्म आती है बच्चों नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, जल्दी से आप लोग इसको ध्यान से सुनते चलिएगा, यहाँ से इसी से क्वेश्चन रिलेटेड ज्यादा आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं। अमोनिफिकेशन क्या है बच्चों? जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है उनके प्रोटीन्स को, डेड ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स को अमोनिया में कन्वर्ट करना, ठीक, ये अमोनिफिकेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बच्चों अगर कन्वर्ट कर दिया जाए अमोनिया में यूजुअली, तो इसको कहते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रिफिकेशन क्या है? अमोनिया ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बार बार? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ये ध्यान रखिए बच्चों कि लाइक अगर कोई प्लांट है,
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है बच्चों अमोनिया में। तो क्या प्लांट अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है? नेवर। यूजुअली प्लांट नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, इससे नाइट्रिफिकेशन जरूरी है। ठीक, तो नाइट्रिफिकेशन देखिए हो गया, अब प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। प्लांट जब नाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है तो उसका यूज नहीं कर सकता, उसका असिमिलेशन नहीं कर सकता अपने बॉडी के अंदर नाइट्रेट के फॉर्म में, फिर वो उसको कन्वर्ट करता है अमोनिया में। उसे कहते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन इन प्लांट्स। और अमोनिया के फॉर्म में रिएक्शन तो जल्दी होगी नहीं क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म अमोनियम आयंस है। तो यही अमोनिया बच्चों अमोनियम आयंस के फॉर्म में ये जो है यहाँ पर यूज होता है और ऑर्गेनिक एसिड के साथ कंबाइन करके अमाइनो एसिड्स बना देता है। राइट, ये है इसका पूरा फंक्शन। चलिए तो इसमें करेक्ट आंसर बच्चों चेक करते हैं कौन सा है। इसमें देखिएगा ए है डीनाइट्रिफिकेशन, बिल्कुल सही है। ओके, और बी इसमें बच्चों दिया हुआ है, बी वाला है अमोनिफिकेशन, यस अमोनिफिकेशन। सी वाला दिया है बच्चों प्लांट्स और डी दिया है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर विल बी ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों 25 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। एसेंशियलिटी की डेफिनेशन मैं आपको अगर बताऊं तो आप ये ध्यान रखिएगा एसेंशियलिटी की डेफिनेशन है क्या। बच्चों एसेंशियलिटी की डेफिनेशन होती है those elements are considered as essential which are required for the normal growth and reproduction of plants। यानी एसेंशियलिटी का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, किस क्राइटेरिया में आता है, तो आप लिखेंगे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। एसेंशियलिटी, तो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है, इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। क्राइटेरिया एसेंशियलिटी का, एसेंशियलिटी का जो बच्चों क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपको देखना है एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया। तो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया आप देखिएगा क्या होता है। देखिए, एलिमेंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अदर, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। बेटा ये रिप्लेस ना हो पाए तो दूसरों के थ्रू अगर रिप्लेस नहीं होता है, दूसरी चीज आपको बतानी है यहाँ पर, रिप्लेस नहीं होता है दूसरे के थ्रू, और इसकी डेफिशिएंसी कोई ना कोई सिम्टम कॉज करती है। डेफिशिएंसी ये जो है सिम्टम कॉज करती है, सिम्टम, ये सिम्टम कॉज करती है डेफिशिएंसी। तीसरी कंडीशन आप बताएंगे कि किसी इसको किसी दूसरे के थ्रू रिप्लेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें, मेटाबॉलिज्म यानी ग्रोथ आप कह सकते हैं, जिस फॉर्म में एनसीईआरटी दिया है मैं वही बात कर रही हूँ, ग्रोथ। ये हो गया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के फॉर्म में हो गया। और तीसरी कंडीशन बच्चों यहाँ पर आती है कि यहाँ पर डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में यूज हो, डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में यूज हो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में भी बच्चों यूज हो जाता है। तो एलिमेंट मस्ट बी नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सही है। विद रिस्पेक्ट टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट निकालना बच्चों, एलिमेंट मस्ट बी रिप्लेसेबल फॉर अनदर एलिमेंट, ये कभी नहीं होता, अनदर एलिमेंट से रिप्लेसेबल नहीं है। मैंने अभी लिखा है कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द एब्सेंस डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट कैन बी करेक्ट ओनली बाय एडिंग दैट स्पेसिफिक एलिमेंट, बिल्कुल सही है। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है, आपको रॉन्ग फाइंड करना था। 25 का करेक्ट आंसर भी आ गया बेटा, यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26। Which of the following is not a physiological role of potassium? पोटेशियम का फिजियोलॉजिकल रोल बच्चों क्या नहीं है ये देखना है आपको। मेंटेन एनाइन कैटायन बैलेंस इन सेल, बिल्कुल दिया एनसीईआरटी ने। मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल, आपको मालूम है पोटेशियम मैलेट बनते ही हमेशा गार्ड सेल्स का टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बिल्कुल सही है। सिंथेसाइज ऑक्सीजन, दिस इज रॉन्ग, ये सिंथेसाइज नहीं करता बल्कि एनाइन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करता है। और मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल, बिल्कुल सही है। हेल्प्स इन ओपनिंग एंड स्टोमेटिक क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बिल्कुल सही है। पोटेशियम मैलेट ये अगर बन गया तो हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों क्या होता है, इंक्रीज होता है, तभी गार्ड सेल्स ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है और तब वाटर एब्जॉर्ब करके ये टर्गर प्रेशर को इंक्रीज कर दे। ये है ओपनिंग क्लोजिंग की मैकेनिज्म, जैसे आप कहते हो लिपिड की जो है एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। चलिए बच्चों थोड़ा सा बात करते हैं कि लिपिड का, इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया हुआ, लिपिड का एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म।
तो एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म क्या है? गार्ड सेल्स की बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं इन लाइट। मैं एक चीज बता रही हूँ जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, इन लाइट। लाइट में क्या होता है? लाइट में गार्ड सेल्स में, ये हम लोग सारी बात कर रहे हैं गार्ड सेल्स के रिस्पेक्ट में बच्चों। तो गार्ड सेल्स में क्या होता है? सबसे पहले जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। नाउ दिस फॉस्फोइनोल पायरुवेट टेक्स CO2 from adjacent cells with the help of पेप्केज एंजाइम। ठीक है, पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 को फिक्स करता है और सबसे पहले बनाता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड, जो रिड्यूस होकर के बनाती है मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड बच्चों अपने मैलेट और H+ आयन में डिसोसिएट हो जाती है। H+ एंड मैलेट आयंस, H+ एंड मैलेट आयंस इसमें डिसोसिएट हो गई। अब जो सब्सिडरी सेल्स है बच्चों यहाँ पे एक मैं बना रही हूँ सब्सिडरी सेल्स। यहाँ आपको मालूम है गार्ड सेल्स के बगल में सब्सिडरी सेल्स होती हैं। तो सब्सिडरी सेल्स ये क्या करती हैं? यही पूरा मैकेनिज्म है बच्चों। इससे ज्यादा आपको गार्ड सेल्स की ओपनिंग क्लोजिंग से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक, तो सब्सिडरी सेल्स के पास बच्चों क्या है? पोटेशियम है। इसके पास क्या है? K+ पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या करेगा? मैलेट आयन के पास इनटेक होगा और H+ आयन इसके बिहाफ में यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा और इसके लिए बच्चों रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर ATP, यानी एक्टिवली जो है एक्सचेंज होता है। मैलेट आयंस के लिए पोटेशियम अंदर आएगा, H+ आयन सब्सिडरी सेल्स में जाएंगे। नाउ इट फॉर्म्स पोटेशियम मैलेट। बच्चों ये बना देगा यहाँ पर पोटेशियम मैलेट और पोटेशियम मैलेट बनते ही क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल्स का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होते ही वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाता है और टर्गर प्रेशर गार्ड सेल्स का इंक्रीज। और इससे क्या होगा बेटा? गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगे, यानी स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा प्लूरल वर्ड है बच्चों, स्टोमा सिंगुलर वर्ड है, तो ये ओपन हो गया। यही इसकी मैकेनिज्म है। आपसे बच्चों जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो पोटेशियम मैलेट, गार्ड सेल्स की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पोटेशियम मैलेट। कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्ट है? लिपिड के एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये सब बच्चों आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये नीट में आए हुए क्वेश्चन है कि कौन सी थ्योरी सबसे एक्सेप्टेड है। और जब नाइट में होगा क्या? नाइट में तो जो है ये CO2 का एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा क्योंकि लाइट मिल नहीं रही है ना? तो उस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड बन जाता है और एब्सिसिक एसिड जो है गार्ड सेल्स की क्लोजिंग करेगा, यानी स्टोमेटा क्लोजिंग। तो स्टोमेटा क्लोजिंग हो गई, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है, स्ट्रेस हार्मोन। तो इसको डाल दीजिएगा बच्चों यहाँ पे नीट। ये स्ट्रेस हार्मोन है जो कि यहाँ पर गार्ड सेल्स को क्लोज कर देता है। पोटेशियम इंटेक को तो रोकता ही रोकता है, जो अंदर का पोटेशियम उसे भी यहाँ से भगा देता है ना? इसको यहाँ से निकाल देगा बेटा। तो ये जो है यहाँ पर गार्ड सेल्स की क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर जो है वो डी है, क्योंकि रॉन्ग फाइंड करना था आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए 27 देखते हैं। 27 है डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एन एलिमेंट टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग लीव्स। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है कि आपको देखो डेफिशिएंसी सिम्टम एलिमेंट टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग लीव्स, सबसे पहले यंग लीव्स में आ रहा है। इसका मतलब एलिमेंट क्या है बेटा? रिलेटिवली नॉन मोबाइल या इमोबाइल एलिमेंट है। ठीक, which one of the following element deficiency would show this symptom? obviously calcium, क्योंकि बच्चों कैल्शियम क्या करता है? ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रक्चर। मिडिल लैमेला का मेन कंपोनेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट डेफिशिएंट हो जाए मिडिल लैमेला, इससे ये क्या हो गया? यहाँ पर नॉन मोबाइल है, नॉन मोबाइल। तो सॉइल से क्या होगा? सॉइल से पहले इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने सारे पार्ट्स को दे देगा। जब आगे की ओर ग्रो करेगा तो वहां पर क्या होगा बच्चों? ये जो है यंगर पार्ट को अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सॉइल में तो कैल्शियम कम है। इससे इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम जो है सबसे पहले कैल्शियम में होगी। आपके घर में देखो, आपके घर में क्या होता है बच्चों? आपके घर में कोई चीज अगर कम है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं? बच्चों को दे दो, कि उनको जरूरी है ग्रोथ के लिए। ऑब्वियसली एप्पल कम पड़ गया तो ठीक है, उनको दे दिया। अब मान लो अगर आप जो है एनीमिक हैं तो बच्चे की तो क्या होगा? क्या पेरेंट्स आपके अपना ब्लड आपको ट्रांसफर कर पाएंगे कि ले भैया मेरा ब्लड ले ले? ऐसा तो नहीं होगा ना।
क्योंकि वो नॉन मोबाइल है। अब ठीक है, आर्टिफिशियली हम लोग उसको जो है ट्रांसफ्यूजन करा देते हैं हॉस्पिटल में जाके, लेकिन नेचुरली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है प्लांट के लिए, इसलिए जो है इसमें आपको करेक्ट आंसर कहना है कैल्शियम। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। थर्ड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट है 28 है। ओके, 28 क्वेश्चन है। 28 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट, देन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, देन नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, देन नाइट्रोजन इज कॉल्ड एंड इज डन बाय। आपको पता है, मैंने अभी भी बताया था बेटा, अगर ये नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, तो इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसे कहते हैं बेटा डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक, और डीनाइट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बच्चों कौन है? डीनाइट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस, ये दोनों ही आ चुके हैं बच्चों, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेंस। तो Pseudomonas denitrificans and Thiobacillus denitrificans are the bacteria which are actually responsible for the denitrification, and it is actually the conversion of nitrate into atmospheric nitrogen. So here correct answer will be I think second one, yes, correct answer will be B। 28 का बच्चों B आंसर होगा, जहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट कन्वर्ट, सॉरी नाइट्रेट कन्वर्ट हो रही है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो डीनाइट्रिफिकेशन एंड द बैक्टीरिया इज स्यूडोमोनास। ठीक, तो 28 का आंसर बेटा बी हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चों, इसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रेट एसिमिलेशन आर। बच्चों नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, नाइट्रिफिकेशन होता है जहां पर अमोनिया में, पहली बात तो कन्वर्जन है, अमोनिया में कन्वर्जन, देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक, ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में, इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन, एंड दिस अमोनिया इज देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट in absorbable form for the plants. This is called nitrification, right? And then when nitrate assimilation occur, this nitrate is further converted into ammonia. ये ammonia में convert होगा, then ammonium ions में convert होगा, which is actually reactive form. Fine. तो यहाँ पे आपको बताना है atmospheric nitrogen is converted into ammonia. This is called nitrogen fixation, asked in NEET several times. Now the next ammonia is converted into nitrate. This is called nitrification. It has already asked in AIPMT also, right? And NEET. Nitrate, this is converted into ammonia in assimilation. This is called nitrate assimilation. This is called nitrate assimilation in plants. कैसे assimilate कर रहा है, किस फॉर्म में यूज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट एसिमिलेशन। अब आप देखो यहां से बच्चों अमोनिया है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हुई, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, है ना? अमोनिया कन्वर्ट हो रही है ना नाइट्रेट में, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और नाइट्रेट फर्दर कन्वर्ट हो रही है अमोनिया में, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। यही आपको निकालना था, है ना? तो देखो सबसे पहला प्रोसेस ऑक्सीडेशन है एंड सेकंड रिडक्शन रेस्पेक्टिवली। तो करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा बच्चों ए। और लास्ट क्वेश्चन इसका हम लोग चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। चलिए इसको भी ध्यान से सुनिएगा। नेक्रोसिस इन क्रॉप इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। बच्चों दो चीज आपको जो है एनसीईआरटी ने दे रखा है, और उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको वो 4 पॉइंट्स कहीं ना कहीं स्लिप जरूर होंगे। बच्चों इसमें अगर हम देखें कि नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है, तो मैं बता दूं एनसीईआरटी ने आपको दिया हुआ है, एक है क्लोरोसिस, क्लोरोसिस, ठीक। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरोफिल। दिस इज कॉल्ड डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरोफिल, disappearance of chlorophyll. Okay, now the second one, which is called necrosis. What is necrosis? Necrosis means development of dead tissues. यानी अगर आपका नेक दबा दिया जाए तो आप भी डेड हो जाएंगे, बस इसे याद करो, नेक्रोसिस, नेक से, ठीक। एक बेटा यहाँ पे आपको दिया गया था जिसमें
इनहिबिट सेल डिवीजन दिया गया था, इनहिबिट सेल डिवीजन। ओके, एक तो ये दिया गया था कि सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, क्लियर है। और एक था डिलेइंग फ्लावरिंग, डिलेइंग फ्लावरिंग। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। डिलेइंग फ्लावरिंग लाजवाब क्वेश्चन है, इसको याद करने का तरीका मैं बताने जा रही हूँ, इससे आपको ध्यान से सुनना है। चलो, इसको कैसे याद करेंगे बच्चों? क्लोरोसिस, डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरोफिल आप जानते हो। इसके लिए याद करना है आपको मोशन। मोशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो मोशन की एक सौगात भी आपको देती चलूं। मोशन मांगे मेरी जान के आयरन, मोशन मांगे मेरी जान के आयरन। अगर आप ये याद कर लेंगे बच्चों और मोशन को अपनी जान का आयरन दे देंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। ठीक है, तो ये क्लोरोसिस याद रखना है। दूसरा बच्चों है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को आप याद रखेंगे काकू का मग, काकू का मग, इससे याद रखिए, है ना। मैंने कहा था नेक दबा दिया जाए तो डेड हो जाओगी। डेड टिश्यूज आपको याद रखना है, और डेड टिश्यूज के लिए याद रखिए काकू जब डेड होने लगी तो उन्हें अपना पुराना पुश्तनी मग याद आया कि भाई वो एक बार मुझे दिखा दो। कितनी फनी सी स्टोरी बन रही है। तो काकू का मग आप इससे याद रखिए। देखिए काकू का मग यहाँ बिल्कुल सूट कर रहा है। इनहिबिट सेल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये नोकिया के सस्ते मोबाइल। बच्चों अगर नोकिया के सस्ते मोबाइल यूज करोगे तो सेल पे एडवर्स इफेक्ट तो आना ही है, और सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाएगा। तो आपको याद करना है नोकिया के सस्ते मोबाइल, ठीक। और डिलेइंग फ्लावरिंग, इसको तो डायरेक्ट आप मोशन से याद करिए कि मोशन में अगर आप एंटर नहीं होते हैं तो आपकी ब्लूमिंग नहीं होगी। फ्लावरिंग को ब्लूमिंग कहते हैं ना, और आपकी ब्लूमिंग क्या, आपका डेवलपमेंट है। तो अगर आप मोशन में एडमिशन नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी ब्लूमिंग जो है वो डिले हो जाएगी। ओके, तो दिस इज एक्चुअली द निमोनिक्स जिसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। डिलेइंग फ्लावरिंग मोशन से याद रखिएगा। इनहिबिट सेल डिवीजन, नोकिया के सस्ते मोबाइल यूज करने से सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। नेक्रोसिस काकू का मग याद रखिएगा, और मोशन मांगी मेरी जान के आयरन। तो बच्चों करेक्ट आंसर 30 का हो गया ए। चलो बच्चों, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आई होप कि आप इससे एडवांटेज जरूर लेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन कहने को तो याद करने वाला टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा निमोनिक्स के साथ याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल।